नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन। मनोरंजक कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी पंचतंत्र से है। इस कहानी का शीर्षक है मित्र भेद। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देना। महिला रोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से संतोष नहीं होता था और अधिक धन कमाने की इच्छा थी। 6 उपायों से धनोपार्जन किया जाता है: भिक्षा, राज्य सेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार से। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें से सबसे अच्छी यह है कि परदेश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में उन्हें बेचा जाए। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया था। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं। यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हो? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए एक रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है, तब वे भी 1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब पर अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत ही बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हष्ट-पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारे सींगों को पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां दूर से संजीवक की गंभीर हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो सिमट कर झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करकट और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करकट, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं, आज वही इस तरह सिमट कर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करकट ने कहा, सुनो, एक समय
शहर से कुछ दूरी पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पे लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लठ व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों का दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लठ में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आधी आरी घुमाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें से एक शरारती बंदर भी था, जो बिना मतलब चीज़ों को छेड़छाड़ करता था। पंगे लेने उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने की आदेश दी। सारे बंदर पेड़ों के ओर चल पड़े, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नज़र अधचीरे लठ पर पड़ी। बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए कील को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आड़ी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किरकिर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लठ के बीच फंसे कील को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा था कि इस कील को लठ के बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कील को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लठ के बीच फंसाया गया कील तो दो पार्टों के बीच में बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लठ के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खों खों करता कील को सरकाने लगा। इस धींका मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच में आ गई थी, जिसका उसे पता नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लठ के दो चीरे भाग फाटक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर करकट बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ न सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार ही झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह है कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। करकट ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से च्युत हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से क्या लाभ? ऐसी हालत में राजा से कुछ जानना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वही करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी का कुछ लाभ हो। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल में बने रहें। जल्द ही आगे की कहानी का वीडियो डाला जाएगा। धन्यवाद।